वैसे क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? जी आयुष वर्मा। क्या हुआ नेहा जी? आप क्या सोचने लगी? हमारे दादाजी सरकारी नौकरी में थे। मेरे पापा 5 भाई बहन थे। पापा इकलौते बेटे थे, तो सबके लाडले थे। मेरे दादाजी बहुत पुरानी विचारधारा और पुराने नियमों को मानने वाले थे। यही वजह थी कि उन्होंने तीनों बड़ी बुआओं की शादी बचपन में ही कर दी थी। पापा छोटे थे, उस समय उन्हें समझ नहीं थी। जब दूसरे नंबर की बुआ की मौत 21 साल की उम्र में तीसरे बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। बुआ जी के 2 बच्चे पहले से ही थे। अब तीसरा बच्चा, जिसे संभालने वाला कोई नहीं था। बच्चों के लिए माँ चाहिए थी। यह सोचकर फूफा जी के दूसरे विवाह की बात चलने लगी। ना, मेरी सबसे छोटी बुआ 13 साल की थी। फूफा जी ने उन्हें चुना तो दादाजी ने फैसला सुना दिया। सब लोग सुन लो, मैंने आज एक फैसला किया है कि मैं छुटकी की शादी मनेंद्र सिंह से करूंगा। छुटकी बहुत छोटी है बाबूजी, पापा ने कहा। कोई छोटी नहीं है, 13 वर्ष की हो गई है। कहीं और शादी करने से अच्छा है यहाँ कर देते हैं। बच्चों को माँ का प्यार मिलेगा और छुटकी की शादी एक अच्छे घर में। बाल विवाह अपराध है बाबूजी। पापा को बाल विवाह के बारे में स्कूल में काफी जानकारी मिली थी। वो इसके दुष्परिणाम समझने लगे थे। पापा ने बहुत विरोध किया, रोए गिड़गिड़ाए, पर थे तो बच्चे ही। उनकी क्या चलते बड़ों के सामने। बुआ रोती रही पर कौन सुनता। दादी तो एकदम ही मौन थी। ना हाँ ना ना, उनके लिए दादाजी का हुक्म जैसे पत्थर पर लकीर। बुआ अपने से तिगुने उम्र के व्यक्ति, जो कि कभी उसके जीजाजी हुआ करते थे, उनकी पत्नी बनकर उनके बच्चों को संभालने लगी। यह देख पापा ने निश्चय कर लिया था कि वो जल्दी शादी नहीं करेंगे। पर कब तक चलती। 18 के होते होते उनकी शादी हो गई। फिर मेरा जन्म हुआ, बेटी हुई है। यह सुनते ही घर में मातम छा गया। सब इतने उदास क्यों हो? मेरे घर लक्ष्मी आई है, देखना मैं इसे बहुत पढ़ाऊंगा। इधर तीसरे नंबर वाली बुआ घर आकर बैठ गई थी। बड़े होकर फूफा जी को कोई और पसंद आ गया तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और बुआ को घर छोड़ गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद पापा अयोध्या से बाहर नौकरी ढूंढने लगे। मैं तेजी से बड़ी हो रही थी। पापा मुझे अयोध्या से दूर ले जाने का निर्णय कर चुके थे। पापा को मुंबई में नौकरी का ऑफर मिल गया। सुनो, किसी से कुछ नहीं कहना। मैं मुंबई रहने की व्यवस्था करके नेहा और तुम्हें ले जाऊंगा। पापा माँ को समझाकर मुंबई चले गए। इधर दादाजी ने बुआ के ससुराल वालों के आगे बहुत हाथ जोड़े कि बुआ को ससुराल के किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। समझी जी, जवान लड़की घर पर बैठी रहेगी तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। वहीं किसी कोने में पड़ी रहने दो इसे। मैं 8 साल की थी। यह सब बातें मेरे समझ से बाहर थी। बुआ के ससुराल वाले राजी हो गए। कारण था मेरी सुंदरता। बुआ जी के जेठ का लड़का बहुत बदसूरत था। कोई अपनी लड़की की शादी उसके साथ नहीं करना चाहता था। बुआ की सास बोली, समधी जी, तुम अपनी पोती की शादी हमारे पोते से कर दो तो हम तुम्हारी बेटी को अपने घर में जगह दे देंगे। माँ यह सुनकर रोने लगी। ठीक है, हमें मंजूर है। माँ ने बहुत विरोध किया। दादाजी ने उनको कमरे में बंद कर दिया। माँ को अंदर क्यों बंद किया है दादाजी? बेटा, तुम्हें नए नए कपड़े और खिलौने चाहिए ना? यह लोग तुम्हारे लिए ढेर सारे नए नए कपड़े और खिलौने लेकर आएंगे। तुम्हारी माँ इन्हें लेने से मना कर रही है, इसलिए उन्हें बंद किया है। मैं कपड़े और खिलौने ले लूंगी तो माँ को छोड़ दोगे ना? हाँ, बस तुम्हें शादी वाला खेल खेलना होगा। तुम खेलोगी ना? मैं राजी हो गई। मुझे शादी ब्याह की समझ ही कहाँ थी। सच में सब खेल ही लग रहा था और मैं खेलने के लिए तैयार हो गई। मैं 8 साल की नन्ही बच्ची जिसे खेल समझकर खेल रही थी। क्या पता था कि वो मेरी जिंदगी का काला अध्याय था। उस अध्याय ने मेरी जिंदगी बेरंग कर दी। माँ को पहली बार इस तरह रोते हुए देखकर मैं डर गई। मुझे नहीं खेलना यह खेल। मुझे माँ के पास जाना है। फिर मुझे पकड़कर जबरदस्त फेरे करवाए गए। देखते ही देखते शादी हो गई। अब माँ का चिल्लाना भी बंद हो गया था। वो अब चुप थी, शायद बेहोश हो गई थी।
पापा आ गए। मैं दौड़कर पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, पापा, दादाजी माँ को कमरे में बंद करके शादी का खेल करवा रहे हैं। माँ बहुत रो रही है, मुझे उनसे मिलने भी नहीं दे रहे। पापा को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या कांड हो गया है। मैं नहीं मानता इस शादी को। रखो बेटी अपने पास, अपने घर में। मुंह बंद करो अपना, वरना सब जेल जाओगे। फिर पापा दादाजी से बोले, मैं आप पर भरोसा करके अपना परिवार यहाँ छोड़कर गया था। आपने यह अच्छा नहीं किया बाबूजी। आपने मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी बेटी की मैं अभी आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। तू अपने ही बाप को जेल में बंद करवाएगा, वो भी इस छोरी के लिए? हाँ, करवाऊंगा अंदर, क्योंकि यह छोरी मेरी जान है बाबूजी। और हाँ, तुम सब यहाँ से नहीं गए तो तुम सब भी बाबूजी के साथ अंदर जाओगे। तब सही गलत सब समझ में आएगा। पापा सबको गुस्सा कर रहे थे। आप बाप नहीं, जल्लाद हैं। आज से, अभी से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। जा अभी इसी समय निकल जा मेरे घर से। यहाँ रहना भी कौन चाहता है बाबूजी? अब बिठा कर रखो अपनी बेटी को जीवन भर। वैसे भी वो हमारे किसी काम की नहीं, फिर भी हम उसे अपना रहे थे और तुम्हारे बेटे ने सब खराब कर दिया। बुआ के घर वाले नाराज होकर चले गए। फिर पापा मुझे और माँ को लेकर मुंबई आ गए। फिर हम लोग कभी वापस अयोध्या नहीं गए। पापा हमेशा माँ से कहते थे कि तुम देखना रूपा, मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी उसी से उसकी शादी कर दूंगा। कॉलेज का पहला दिन था जब उससे मिली थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड आयुष। आयुष के साथ समय गुजारना अच्छा लगने लगा। हम दोनों कॉलेज के अलावा मूवी देखते थे। फिर एक दिन एक शाम में घर पहुंचे तो माँ बहुत परेशान लग रही थी। माँ ने बताया कि अयोध्या में दादाजी बहुत बीमार है। माँ जाने में मन ही मन डर रही थी, कहीं पुरानी बातें ना उखड़ जाए। जब हम लोग अयोध्या पहुंचे तो दादाजी को भला चंगा देकर माँ समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। आप तो बिल्कुल ही स्वस्थ है बाबूजी, फिर क्यों झूठी खबर भेजकर हमें बुलाया? इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है बहू, कुछ काम है तभी तो बुलाया है। बाकी तुम लोगों की सूरत देखने का हमें कोई शौक नहीं है। बहू, कुछ रिश्ते आग में पानी डालने से नहीं मिट जाते। झूठ बोलने के लिए तुम लोगों ने मजबूर किया है। बेटी की शादी को शादी नहीं मानने से संबंध नहीं टूट जाते। नेहा की शादी एक सच थी और उसी सच को निभाना मेरी जिम्मेदारी। हमने नेहा को उसके ससुराल वालों को सौंपने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बचपन के धोखे को हम नेहा की जिंदगी का सच नहीं मानते बाबूजी। यह संबंध नहीं, धोखा है बाबूजी। तुम लोग अंग्रेजी कानून चलाओगे तो रीति रिवाज बदल जाएगा क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं मुंबई जा रही हूँ। सुना आपने? ए छोरी, तुझे कहीं नहीं जाना। यह घर तेरी बुआ के नाम कर दिया है। तू आज से यही रहेगी, यही तेरा ससुराल है। जानकी, चल तैयार कर दे छोरी को। माँ दादाजी के पैर पकड़कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। बुआ मुझे कमरे में ले गई। फिर यह बेरंग कपड़े पहनाने लगे। बुआ, यह क्या, मुझे रंगीन कपड़ों की जगह यह सफेद कपड़े क्यों? मैंने इसकी वजह पूछी। तू विधवा हो गई है। विधवा? किसकी विधवा? जिस लड़के से तेरा ब्याह हुआ था उसे सांप ने काट लिया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तब पता चला जिसके साथ बचपन में शादी हुई उसकी सांप के काटने से मौत हो गई थी। जैसे ही बुआ मुझे लेकर कमरे से बाहर निकली, माँ मुझे सफेद कपड़ों में देखकर बेहोश हो गई। इधर पापा 2 दिन से लगातार घर पर फोन कर रहे थे। घर पर कोई होता तो फोन उठाता। फिर शर्मा अंकल जो हमारे पड़ोसी है, पापा ने उन्हें फोन किया। उन्होंने बताया कि हम अयोध्या आए हुए हैं। पापा काम छोड़कर पहली फ्लाइट में मुंबई आ गए। फिर वहां से सीधे अयोध्या पहुंच गए। नेहा, रूपा, पापा चिल्लाते हुए घर में घुसे तो उन्हें देखते ही मैं अपना आपा खो बैठी। पापा, दौड़कर पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, दादाजी ने हमारे साथ फिर से धोखा किया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो पापा। मैं पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी दुनिया, मेरे पापा मुझे छोड़कर जा चुके हैं।
पापा को मुझे सफेद कपड़ों में लिपटे देकर सदमा लगा था और एक तकड़ा हार टेक पापा पाप पापा पापा भी साथ छोड़ गए। माँ रो रो कर पागल हो गई थी। इतने सा पर दादाजी का दिल नहीं पिघला। पापा की 13वीं के बाद कुछ विधवा महिलाओं को बुलाकर उन्होंने बची हुई कर्मकांड यानी कि मेरे सुंदर घने काले लंबे बालों को मुंडवाकर मुझे वो रूप दे दिया गया जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप गई और एक कमरे को मेरा ठिकाना बताकर उसमें धकेल दिया गया। माँ इस दोहरे सदमे को झेल नहीं पाई। फिर मेरी जिंदगी की एक भयानक काली रात आई। घर में सब सोए हुए थे। माँ कब घर से निकल गई किसी को पता नहीं चला। मैं भी अनहोनी की आशंका से बहुत डर गई। सबने माँ को बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। 2 दिन बाद नदी में तैरती हुई उनकी लाश मिली। दादाजी पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। कुछ दिन के अफसोस के बाद उनके हाव भाव फिर वैसे ही हो गए। अब मैं अकेली पड़ गई थी। बस एक बुआ ही थी वहां जिन्हें मैं अपना कह सकती थी। और फिर एक दिन फूफा जी के अत्याचार और दादाजी के बेरुखी के चलते बुआ जी ने सुसाइड कर लिया। दादाजी अब चुपचाप रहे क्योंकि वो खुद इस घटना से बहुत टूट गए थे। उनकी जिद ने 4 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया बेटा। यह घर अब काटने को दौड़ता है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। तब मैंने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले लिया। मुझे इसमें भी दादाजी की कोई साजिश लग रही थी। ट्रेन तेज रफ्तार के साथ भागती जा रही थी। स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैंने देखा दादाजी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं ट्रेन से उतर गई। मैंने आगा पीछा कुछ नहीं देखा और दौड़कर सामने वाले ट्रेन में चढ़ गई। एक लेडी से बातों ही बातों में पता चला कि वो ट्रेन वाराणसी आ रही है और यहाँ आकर मैं शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। तभी एक औरत आई। क्यों रो रही हो बेटी? वो इसी आश्रम की मंजू दीदी थी। उन्होंने मेरी दर्द भरी कहानी सुनी। नेहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? तुम चाहो तो मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ अनाथ आश्रम में रह सकती हो। वो मुझे अपने आश्रम में ले आई और यहाँ इन छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैं चलती हूँ प्रज्ञा, रात होने वाली है। तुम भी समय से निकल जाओ। मुझे लगता है आपको आयु से बात करनी चाहिए। यह मैंने भी सोचा था प्रज्ञा। मैं यह सोचकर रुक गई कि आयुष अब तक शादी कर चुका होगा। नेहा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आपसे कुछ चाहिए। जो तुम्हें चाहिए बोलो। आपका साथ। मुझे आपका साथ चाहिए। नेहा जी, क्या आप मेरे साथ मुंबई चलेंगे? प्लीज मना मत करना। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती प्रज्ञा। नेहा जी, अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ साथ आपके आयुष को भी जरूरत है तो आप चलोगी ना? प्रज्ञा ने पूछा। आयुष? तुम आयुष को कैसे जानती हो? मेरे बाबा ही आपके आयुष है। प्रज्ञा, तुम मेरे आयुष की बेटी हो? हाँ, मैं आपके आयुष की ही बेटी हूँ। अब आप दोनों की बेटी बनना चाहती हूँ। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी माँ? प्रज्ञा, सच बताऊं, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। दोनों होटल पहुंची। दरवाजा खोलते ही नेहा को अचानक सामने खड़ा देखकर, नेहा तुम? आयुष। नेहा आंखों में नमी लेकर आयुष की बाहों में समा गई। आज नेहा अपने आयुष और अपनी प्यारी बेटी प्रज्ञा के साथ सुखी की राह पर निकल पड़ी थी।